Hello dear children, today we are going to begin with the first module of history in which we are going to understand how this particular concept is working. Welcome to the session. देखो, जब अपन यहाँ पे हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का मतलब जैसे आपने मेरे को बोला कि मैडम स्टोरी पढ़ना है, दोनों ने यही बोला, बुक में से चीज़ें बहुत क्लमजी सी लगती हैं, कुछ वैसी लगती हैं। तो जब अपन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? सेइंग हाई टू अ स्टोरी। इट्स रियली अ फैक्ट कि अपन हिस्ट्री को कभी भी किताबों में से नहीं पढ़ सकते। जब भी अगर अपन ने हिस्ट्री को किताबों में से पढ़ने की कोशिश करी है तो या तो नींद आई है या फिर वो दिमाग खराब हुआ है। ठीक है, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है, आपको इंटरैक्टिव रहना है पूरा। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को अपने को स्टोरी की तरह पढ़ना है, लेकिन इसमें अपने को क्या करना है? एडिशनल अपने को यहाँ पे स्कोरिंग सीखना है कि मेरे को हिस्ट्री में स्कोर कैसे करना है। नहीं तो पता पड़ा कि स्टोरी तो मुझे पूरी समझ में आ गई। अब जैसे सपोज करो कि मैंने आपको समझाया कि इस्लाम किस तरीके से आया, अपने पास इस्लामिक कल्चर एक पूरा चैप्टर आने वाला है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सूफिज्म। मतलब इस्लाम में ऐसा होता है कि जो गाना बजाना होता है, म्यूज़िक होता है, उसको अपन सही नहीं मानते इस्लाम में, लेकिन सूफिज्म एक ऐसा पूरा कल्ट आया जिसने इस्लाम के मायने बदल के रख दिए। उन्होंने कंसेप्ट रेस किया इश्क का कि अल्लाह से इश्क करना, उसकी इबादत करना है। तो ये कल्ट क्या हुआ? पूरा का पूरा चेंज हुआ। अब जब इस सूफिज्म को अपन एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, इसको अपन जब पूरा एक ग्राफिक के थ्रू अपन देखेंगे या अपन सूफिज्म के कुछ गाने सुनेंगे तो अपने को समझ आएगा कि यार किस धुन में ये लोग नाचते हैं। फिर सूफिज्म इज नॉट ओनली इंस्टिंक्ट टू दी चिश्तीज एंड ऑल, अब तो कृष्ण की इबादत भी होती है। लोग कृष्ण के भी फ़कीर जो हैं पूरे इसी तरीके से धुनी रमाते हैं, वो भी सूफ़ी कल्टी है पूरा। तो अब अपन ने इसको समझ तो पूरा अच्छे से लिया, सूफ़ी अपन ने पूरा देख लिया। अपन ने जैसे उज्जैन की हिस्ट्री को अगर अपन समझने जाएंगे तो अपन ने अलग अलग जगह पे जाके देख लिया कि ये इस तरह। अब बात आती है कि इसको अगर मुझे स्कोर करना है तो भाई फाइनल तो मेरे को 12th की मार्कशीट के बेसिस पे ही आगे नंबर मिलने वाले हैं। तो जब मैं 12th में इसको आगे स्कोर करूंगी तो उसकी बेसिक प्रिपरेशन शुरू होती है यहाँ से। तो जब अपने को स्कोरिंग करना है तो स्कोरिंग करने के लिए अपने पास क्या आता है? स्कोरिंग करने के लिए अपने पास फॉलो होता है मीरू कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट होता है? मीरू। जैसे जब मैं आपको मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगी तो आप सबसे पहले मेसोपोटामिया से मिल रहे हो। कहाँ पे लाया करता है? जैसे अपन ने देखा था यूफ्रेटिस और टिग्रिस के बीच में लाया करता है। फिर कैसे शहरों का बनना वहाँ पे शुरू हुआ। इसी मेसोपोटामिया में आप पढ़ेंगे कि शादी का भी एक बड़ा अच्छा सा रोल था यहाँ पे। मतलब लोगों ने क्या किया, आपको पता है घर पे दहलीज क्यों बनती है? जो घर होता है उसकी मुडेर क्यों बनती है? पहले इसकी मुडेर बनाई जाती थी जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपन ने क्या कर दिया, वहाँ पे मुडेर बनी उस घर में, ताकि बाहर का कोई फ्लो अंदर ना आए और अंदर की चीज़ें मर्यादित रहे, अंदर का चीज़ें बाहर फ्लो के बाहर ना जाए। तो उसको हमने दहलीज का नाम दे दिया। ठीक है, फिर जो किवाड़ होते थे वो हमेशा डबल फोल्ड वाले होते थे, सिंगल फोल्ड वाले दरवाजे आज की डेट में बनने लगे। तो ये सारी चीज़ें उतनी पुरानी हैं। तो वो उनके यहाँ पे शादी का कल्चर कैसे था? उनके यहाँ पे शादी का कल्चर ऐसे था कि जो गर्ल और बॉय होते थे, तो जैसे डॉटर है अगर आपकी, तो डॉटर को आपने क्या किया, शादी के समय पे गिफ्ट दे दिए। अब गिफ्ट का साइंटिफिक रीज़न क्या था कि आपने डॉटर को गिफ्ट दिए, नाउ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में यानी कि पैटर्नल प्रॉपर्टी में नाउ डॉटर इज नॉट लायबल, now only son is liable in the father's property. This was the concept of the gift which was later on called as dowry. Now ये आपने क्या किया, आपने स्टोरी को मीट किया। अब आप मेरे से स्टोरी सुन के घर गए, घर जाएंगे तब तक ये फ्लो याद रहेगा, लेकिन कितने दिन तक? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, सारी चीज़ें जब एक साथ मेसोपोटामिया आएगा, इस्लाम आएगा, अमेरिका आएगा। जैसे जब अपन अमेरिका को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ पता पड़ेगी कि यहाँ से लेकर, जैसे अगर अपन यहाँ से देख रहे हैं, ये लास्ट कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक अगर अपन देखें तो व्हाट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट, इट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल इशूज़। आपको पता है लोगों ने एक दूसरे के ऊपर राज करना कैसे शुरू किया? जैसे अफ्रीका में लोग ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के थे, आदिवासी सॉर्ट ऑफ थे, जंगल झाड़ियों में रहते थे। वहाँ पे वाइट लोग गए तो कलर डिफरेंस उन्होंने देखा कि यार इनका कलर आसमान से मिलता है, हमारा कलर ब्लैक है जो धरती से मिलता है, तो दीज आर सुपीरियर। तो उन गोरे लोगों को देख के उन्होंने क्या किया, वो ट्राइबल लोग झाड़ियों के पीछे छुप गए, तो गोरे लोगों को लगा वी आर द सुपीरियर, और वहाँ से सर्वाइवल की हिस्ट्री चालू हुई। फिर सर्वाइवल चला यूरोप और अमेरिका के बीच में, हर जगह इन लोगों ने अपने लोग भेजे, और लोग भेज के जहाँ जहाँ ये लोग जाते गए वहाँ वहाँ ट्राइबल एरिया ख़त्म होकर इनका कल्चर आने लगा। फिर
पोप ने क्या करा, वर्ल्ड में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, आधा वर्ल्ड इनका आधा वर्ल्ड इनका, तो इन लोगों में लड़ाई होना शुरू हो गई। नहीं, आधा वर्ल्ड अभी अपन पढ़ेंगे उसको, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो पोप थे उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी थी ग्लोब के इधर की, इतनी स्पेनिश है इतनी पोर्चुगीज़ की, जो स्पेन और पोर्चुगीज़ की बहुत सारी लड़ाई हुआ करती थी ना, तो आधा वर्ल्ड इस तरफ आधा वर्ल्ड इस तरफ, तो वो पोप के ऑर्डर पे हुआ था। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट सर्वाइवल। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, आपने इस कंसेप्ट से मीट किया। अब आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट को रिमेंबर करना है। तो रिमेंबर करने के लिए अब आप क्या करोगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट समझाया, मैं बोर्ड पे पूरा कंसेप्ट आपको चार्ट और फ्लो बना के समझा दूंगी पूरा, कि भाई अपने को बुक में से इतना ये टॉपिक आज अपन कवर कर रहे हैं। अब उसको रिमेंबर करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ही आप घर जाओगे वैसे ही आप उस टेक्स्ट को पूरा रीड करोगे, है ना। Even though we can understand it on board, we can understand it with the means of the story, but we have to read the text once, right? Then हमें उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट से रिलेटेड, आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चन आंसर्स, विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज, सुमेरियन के अकैडियन, राइट। तो सुमेरियन अपनी पहली लैंग्वेज थी, सुमेरियन को किसने रिप्लेस करा, अकैडियन ने रिप्लेस करा। तो मिड ऑफ द चैप्टर में से आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर निकालना सीखोगे। तो आप वहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हो। फिर उसके बाद जब आप उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले रीड करोगे तो वो कंसेप्ट आपको क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। और यहाँ पे आके चीज़ आपको हो गई मेमोराइज। मतलब जब आपने इन 4 कंसेप्ट को फॉलो किया तो वो कंसेप्ट आपको क्या हो गया, मेमोराइज हो गया। मीट आप कब करेंगे, जब हम आपको क्या करेंगे, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। उसकी अपन कोई छोटी सी स्टोरी लेंगे, अपन उस जगह को विजिट करेंगे। इवन कभी जब अपना ये लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा तब अपन बाकायदा चलेंगे, जो अपनी यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उज्जैन की, उस हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके हम आपको बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, इसका आर्ट कैसे आइडेंटिफाई करा, कैसे अपन ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई लिया। तो वो कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन हुआ पूरा। रिमेंबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को रीड करना पड़ेगा इमीडिएटली, वरना वो चीज़ हाथों हाथ क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। इमीडिएटली रीड करोगे तो क्रॉस टैली हो गया कि जो मैम ने पढ़ाया वही चीज़ किताब में लिखी है, तो वर्ड क्या हो गए, तुरंत से अपने को समझ में आने लगे। फिर जब अपन ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सीखा, तो आइडेंटिफाई अपन ने कैसे करा, विद द मोड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, राइट। और फिर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या करा, रिवाइज करा। ये तरीका होता है मार्क्स को स्कोर करने का। और इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये कॉपी बनी हुई है आपकी पूरी, ऐसे ही आपको एक नोट्स कॉपी बनानी है। अब इस नोट्स कॉपी में मुझे नोट्स बनाने हैं कि क्या बनाने हैं, इस नोट्स कॉपी में आपको बनाने हैं क्वेश्चन आंसर्स। जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, अपन लोगों ने यहाँ पे मेसोपोटामिया को स्टार्ट किया, ठीक है। अब टाइमलाइन के ऊपर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिलेबस में नहीं है हमारे, बस सिलेबस में हमें आपको आइडेंटिफाई करवाना है कि क्या है। लेकिन ये जो डेट्स गिवन है ये आपको याद नहीं करनी है, ये क्लियर गिवन है। ये सिलेबस मतलब इस साल का नहीं, पहले का ही है कि हम लोग टाइमलाइन पे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो यानी कि यू डोंट हैव टू ग्रैब एनी ऑफ योर टाइम इन मेमोराइजिंग कि 670 से 700 में अफ्रीका में क्या था और इधर क्या था, ये कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ हम आपको समझाएंगे कि टाइमलाइन क्या होती है। उसके बाद जैसे अपन ने यहाँ से पढ़ा, ये एम्पायर का इंट्रोडक्शन है। दिस इंट्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस थीम में जितनी भी थीम्स हैं इस यूनिट में, जैसे 2 थीम है अपने पास, उनमें क्या क्या पढ़ना है ये पूरा गिवन है यहाँ पे। तो ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो गई क्योंकि ये तीनों यूनिट की क्या बनेगी, इंट्रोडक्शन बनेगी। इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स अपने पास एक तो ये पीछे गिवन है, इसमें से आएंगे। पीछे गिवन होने के साथ ये जो अपने पास है ना, एन अर्ली लाइब्रेरी एंड एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, इनके ऊपर से आएंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ से दे दिया, नेबोनिडस से लेकर डे तक मैंने आपको एक पूरा टेक्स्ट दे दिया, इसके ऊपर से मैंने कुछ क्वेश्चन बना लिए, जो इसके पहले के भी हो सकते हैं, जो इसके बाद के भी हो सकते हैं, जो इसमें से भी डायरेक्टली हो सकते हैं। ये 5 नंबर का होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे अपने को क्या करने हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस निकालने हैं। क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू,
जैसे से फॉर इंस्टेंस कि आज मैंने आपको पढ़ाया अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड किंग्स। विद द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर क्या करूँगी कि आज हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया है, इसके ऊपर ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन 2 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फ्रेम करके लेकर आना है। फिर आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, उन क्वेश्चन आंसर को फ्रेम करके लेकर आओगे और मुझे उसको चेक करवाओगे। तो इसको अपन टाइम सेव करने के लिए क्या करेंगे कि आपने लिखे और मेरे को फ़ोटो उसकी व्हाट्सएप कर दी, तो मैं उसको देख लूँगी कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे दिक्कत में आ रही हैं, तो उनको अपने को क्लियर करना है। क्योंकि जब अपन हिस्ट्री की आंसर फ्रेमिंग करेंगे तो हिस्ट्री में अपने पास मेन होता है 4 मार्क और 8 मार्क, ठीक है, अंटिल वी गेट द न्यू पैटर्न कि इसमें कुछ चेंज है या नहीं है। तो ये जो 4 मार्क के आंसर्स हैं और ये जो 8 मार्क के आंसर हैं, आपको बेसिकली इन्हें प्रिपेयर करना है। क्योंकि 5 मार्क के जो क्वेश्चन है वो पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली पैसेज में से हम लिखेंगे तो वो 1 लाइन के भी हो सकते हैं, वो 2 लाइन के भी हो सकते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, वो स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। वो पूरे 15 के 15 नंबर आपको काय के लिए दिए हैं, सिर्फ एज इट इज स्कोर करने के लिए। ठीक ऐसा ही पॉलिटिकल साइंस में पैसेज की जगह पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा कि किसी बड़ी पॉलिटिकल हस्ती की उन्होंने कोई पिक्चर दे दी, या जैसे अपन वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो उसमें वो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन का ताश के पत्ते का बना हुआ है, तो वो पिक्चर हम उठा के एज इट इज़ दे देंगे कि उसको कंपैरिजन पूछेंगे कि इराकी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले पिक्चर आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद हम उसी से रिलेटेड क्या कर लेंगे, वहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो वो सिर्फ स्कोर करने के लिए, और माइंडेड वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो हमें पेपर पैटर्न सॉल्व कैसे करना है, पहले ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व कर लेने हैं, फिर उसके बाद वो पैसेज बेस्ड, ताकि कम से कम ये लिमिट तो क्रॉस हो जाए कि यार कहीं सप्लीमेंट्री तो नहीं आ जाएगी इस पेपर में। तो वो लिमिट हमारी क्रॉस होगी, अपने आप मेमोरी पावर क्या हो जाएगा एग्जाम हॉल में, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि पेपर देखते ही सबसे पहले यही डर आता है कि यार पता नहीं स्कोर भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ, अभी जो स्कूल्स में ऑब्जेक्टिव टाइप चल रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक हमें नहीं पता है कि है या नहीं है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लेने की कोई गाइडलाइन किसी के भी पास नहीं है ना। तो इसीलिए हमें प्रिपेयर सब्जेक्टिव रहना है। 4 मार्क और 8 मार्क को क्वेश्चन आंसर लिखने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन। जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसका आपको क्या देना पड़ेगा, पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपको देना पड़ता है यहाँ पे बॉडी, जो होता है कंटेक्स्ट 1 में और कंटेक्स्ट 2, मतलब 2 पैराग्राफ में आपको इसका बॉडी को क्या करना है, सम अप करना है। फिर तीसरे में आपको क्या देना है, कंक्लूजन। याद करो 9th-10th में जब अपन थे तो टीचर अपने को जब कभी भी कॉपी शो करते थे और अपने को ऐसा लगता था यार इस आंसर में पूरे मार्क्स मिलने चाहिए थे, पर 4 में से 3.5 मिलते हैं। फिर जब अपन वो हाफ मार्क डिडक्ट होने का आंसर पूछते हैं तो टीचर क्या बोलती है, और आप डिडक्ट कर देती हैं। नहीं, और उसके अलावा हाँ ये तो बोलती हैं। और हैव यू एवर गॉट द रीजन कि व्हाई द हाफ मार्क हैज बीन डिडक्टेड? यू हैव नेवर गॉट। क्यों, काय के करते हैं भाई? अगर करते होते तो सीबीएसई 100 में से 100 क्यों दे रहा है? 2 अभी कॉन्ट्रावर्सी है, पर हम तो मान के चले ना कि हमें भी 100 में से 100 आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई भाई लोगों ने क्वेश्चन उठाया है कि आप 100 में से 100 दे रहे हो, पर सीबीएसई ने दिए हैं, मतलब होगा उस बच्चे के अंदर कोई वैल्यू। 12th के इंटेलेक्ट लेवल पे होगी उस बच्चे के अंदर वैल्यू। मतलब सीबीएसई तो नहीं कहता ना, थंब रूल तो नहीं है कि नंबर काटने ही काटने, फिर हमारे नंबर कहाँ कटते हैं। तो जब हम टीचर को बोलते हैं कि आप स्पेसिफाई कर दो, तो टीचर कहती है रेफर टू द बुक, या खुद देख लो। वो खुद देख लो और रेफर टू द बुक इंट्रो और कंक्लूजन होता है। क्यों राइट द कंटेक्स्ट ऑफ द बॉडी। ये कंटेक्स्ट जो होता है ना पूरा, ये सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए पूरा, मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार नहीं रिपीट करना है, और स्टेटमेंट पूरा कैसा चलना है, सिंक्रोनाइज्ड चलना है। तो वो सिंक्रोनाइजेशन के नंबर होते हैं, कंक्लूजन के नंबर होते हैं, इंट्रो के नंबर होते हैं। जैसे अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, हाफ मार्क फॉर इंट्रोडक्शन, हाफ मार्क फॉर कंक्लूजन, हाफ मार्क फॉर सिंक्रोनाइजेशन, इस सिंक्रोनाइजेशन के। फिर कितने बचे, 1.5 हो गए, अब बचा 2.5। तो ये 2.5 जो आपका बचा है, ये 2.5 फॉर आंसर। अब समझ में आया कि 4 में से अधिकतर करके 2.5 नंबर मिलते हैं, मैक्स टू मैक्स इतने ही मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को मिल गए तो 3, पूरे तो पूरे हम लोगों को कभी यहाँ पे मिलते ही नहीं है। तो ये पैटर्न होता है। अब अगर यही क्वेश्चन मेरा 8 नंबर का है, तो अब इसमें बताओ इंट्रोडक्शन के कितने चले गए, कंक्लूजन के कितने चले गए, और
सिंक्रोनाइजेशन का चला गया 1 मार्क, 2 2 4 और 1 5, बॉडी का कितना बचा? तो 8 मार्क में से तो स्कोरिंग ही हमारी रह गई। तो ये हमको समझना पड़ेगा पूरे साथ। तो अलॉन्ग विद द स्टोरी योर फोकस विल बी ऑन द क्वेश्चन आंसर्स, राइट, एंड माई फोकस विल बी ऑन द मेमोराइजिंग ऑफ द थिंग्स कि हाउ डू यू रिमेंबर द डेट्स, हाउ डू यू रिमेंबर द सीक्वेंस। इंग्लिश पूरी कंफर्टेबल है या हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल लैंग्वेज बताओ कि हिंदी कंफर्टेबल है। जो मतलब हिंदी में मैं ये नहीं कह रही कि शुद्ध हिंदी बोलूँगी, इंग्लिश विल बी कंफर्टेबल, दैट्स गुड। हाँ, मैप्स विल बी आस्क्ड in the examination, means teacher will be giving you a copy of this in which you have to mark the particular things, तो you have to identify the map as well। तो मैप रीडिंग आती है या नहीं आती है? कैसे करते हैं मैप रीड बताओ? आपको नहीं आती है? मैम लाइक पता होना चाहिए ना कि इस पॉइंट पर कैसे याद कैसे रखोगे? जैसे मैंने एक मैप दे दिया, अब इस मैप में मैंने आपसे ये निनेवा भी पूछ लिया, निनेवा के साथ मैंने कैस्पियन सी भी पूछ लिया, और कैस्पियन सी के बाद मैंने अर्क भी पूछ लिया, तो कैसे याद रखोगे? क्योंकि बुक में तो तीनों अलग अलग मैप पे गिवन है, टीचर तो पूरे चैप्टर को कंपाइल करके एक मैप देगा, तो कैसे याद रखते हैं इसको? जब भी अपन मैप लेते हैं तो यहाँ पे अपने को सीखना पड़ेगा मैप रीडिंग स्किल, ठीक है। एक्चुअल में अपने को चीज़ों को मेमोराइज कैसे करना होता है? जब अपने को उसका बेसिक मालूम है। अच्छा यार, मैप को ऐसे पढ़ते हैं, तो जब अपने सामने मैप रखा है ना वहाँ पे, तो मेरे को बिना देखे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इस तरफ आता है, इस तरफ आता है। तो उसके लिए अपने को क्या सीखना पड़ेगा? मैप रीडिंग स्किल्स, ठीक है। तो जब अपन मैप रीडिंग स्किल्स लेंगे तो मैप रीडिंग स्किल्स के साथ हमको समझ में आएगा कि हमको इसको रटना नहीं है, हमें उसको याद रखना है कि ये इस जगह पे ये सी आती है, इस जगह पे। तो जैसे ये मैप आपके सामने है, तो अब इस मैप पे आप रोज आके आइडेंटिफाई करो कि यार मेसोपोटामिया किस तरफ आ रहा है, फिर ये अगर मेसोपोटामिया इधर है तो टिग्रिस इधर आ रही है, यूफेरेटस इधर आ रहा है। तो मॉडर्न मैप में ट्रेडिशनल को फाइंड करो। तो जब मॉडर्न मैप में ट्रेडिशनल को फाइंड करोगे तो क्या होगा? अपने आप मैप रिमेंबर करोगे, आपको उसको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैप भी कुछ फिक्स ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैप में इम्पॉर्टेंट होता है इनका आइडेंटिफिकेशन। तो मेरे को ये सिखाना है आपको, तो एक क्लास अपन मैप रीडिंग स्किल की लेंगे, और आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पे सीखना है हाउ टू लेबल, मतलब एवरी कलर एंड एवरी लेबल is having their own meaning and interpretation in the maps. We cannot use it on our own कि रिवर के लिए अपने पास एक अलग सिंबल है और ये, तो अब अपन सिंबल्स यूज़ करते हैं, कलर्स अब अपन यूज़ नहीं करेंगे। ज्योग्राफी है क्या दोनों में से किसी का भी? एडिशनल क्या है? नहीं, इकोनॉमिक्स तो मेन सब्जेक्ट है, पी। ज्योग्राफी नहीं है दोनों का, साइकोलॉजी है, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द राइटिंग एंड सिटी लाइफ। नरेट करो, क्या स्टोरी चल रही है इसके पीछे की, मेसोपोटामिया के पीछे की? पहले मेसोपोटामियम को नहीं, अपन डायरेक्ट मेसोपोटामिया पे आ गए, अब इसके पहले की कहानी क्या चल रही है? कैसे मेसोपोटामिया तक कैसे पहुँचे हम लोग? वो मतलब सिविलाइज हुई थी सिटी, उसकी पूरी ये तो चल रही थी। हाँ, कैसे हुई थी बताओ, आधा बताओ, बाकी मैं कंटिन्यू कर लूँगी। स्टार्टिंग ह्यूमन बींग्स, हाउ डिड वी इवॉल्व, कैसे ह्यूमन बींग कैसे इवॉल्व हुए? बेसिकली ह्यूमन बींग्स हम मतलब नेचर से इवॉल्व हुए थे, नेचर को देख के ही पूरा सीखते थे वो लोग। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स जैसे रहते हैं तो उनको देखकर, जैसे बर्ड्स रहती हैं उनको देखकर, ट्रीज को देखकर उन्होंने सब सीखा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने सब सीखा, इट्स वी, हम लोगों ने, मतलब कैसे हमें पता पड़ा कि ये क्लोथ्स हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, या हम कैसे पता करेंगे कि ये वार्निंग सिग्नल है या ये है। तो जैसे अभी मैंने देखा, ये मेरी सराउंडिंग में यहाँ पे पिकॉक्स रहते हैं, राइट। तो कल पीहन की अजीब सी आवाज़ आ रही थी। येस्टरडे इट वाज क्वाइट, मतलब तूफ़ानी जैसा माहौल हो रहा था, कल थोड़ा अंधेरा जैसा। तो हम बैठे थे अंदर और पीहन की आवाज़ आई थोड़ी अजीब सी, मतलब मोर की जो रेगुलर आवाज़ होती है उससे पीहन की आवाज़ कुछ अलग थी और एकदम फ्रीक्वेंट थी। अभी जैसे बिल्कुल शांत माहौल है ना, एकदम फ्रीक्वेंट थी। हमें लगा कुछ अजीब है यार, क्या अजीब है। तो पहली अजीब चीज़ हमने ढूंढी कि यार पीहन इतना फ्रीक्वेंटली आवाज़ नहीं करती। एक तो पीहन बोलती कम है, सबसे ज़्यादा पिकॉक बोलता है पीहन, और वो भी पीहन के पीछे पिकॉक की आवाज़। फिर हम आए तो हमने क्या देखा कि एक पीहन तो ज़मीन पर है, एक पीहन बाउंड्री वॉल पे बैठी है और 3 पिकॉक सराउंड करके बैठे हैं।
एंड एवरीबडी ऑफ देम इज हाउलिंग। तो हमें समझ नहीं आया कि क्या है। तब हमें आइडेंटिफाई हुआ कि जो पीहन ज़मीन पर है उसके साथ दो छोटे छोटे से बच्चे हैं एंड कॉर्नर पे खड़े थे दो डॉग्स। तो दे वर प्रोटेक्टिंग ईच अदर एंड एज शी वॉज गिविंग द वार्निंग तो शी वॉज कंटिन्यूसली हाउलिंग। हम वार्निंग देने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सायरन बजाते हैं, कंटिन्यूसली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, कंटिन्यूसली हम प्रोटेक्शन लेते हैं। हम जिसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं एक व्यक्ति उसके पास होता है, दूसरा मेजर होता है, फिर पूरी सेना खड़ी होती है। द सेम वॉज द एटमॉस्फियर यस्टरडे। अगर कल अपन यहाँ पे होते हैं ना तो हम अगर बाहर जाके उसको देखते तो बहुत अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिलती कि यार हमने कैसे अपना प्रोटेक्शन करना वहाँ से सीख लिया। तो वो जो अर्क में अपन आए थे ना जब, कि ये लोग क्या कर रहे थे मारी में, कि जब वो क्रॉस होते थे दो हर्डर्स तो एक हर्डर दूसरे हर्डर को सिग्नल देता था, तो वो देखते थे कि यार कुछ तो फिशी चल रहा है, मे बी या तो ये हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं या कुछ है। तो जो भी हमारा पूरा इवोल्यूशन है वो पूरा इवोल्यूशन फ्रॉम दिस नेचर एंड सराउंडिंग है। बढ़ो अब आगे इसमें। और वो evolve हाँ, इवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ, अफ्रीकन्स और अफ्रीकन और यूरोपियन। हाँ नहीं यूरोपियन नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीकन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, कि रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट थे अपन लोग। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि अफ्रीका से हाँ, ओरिजिन हुआ था। मतलब कुछ हिस्टोरियंस का हिस्टोरी जो जितने हिस्टोरियंस हैं ना अपने वो दो सेगमेंट में बटे हैं। अब वो दो सेगमेंट में जो बटे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, एक का ये मानना है कि हम सारे अफ्रीकन्स हैं, वी ऑल आर अफ्रीकन्स ऑरिजिन्स, और एक हिस्टोरियन का ग्रुप ये मानता है कि नो वी वर देयर दो टाइमलाइन डजंट एग्जिस्ट। तो जो लोग अफ्रीकन रिप्लेसमेंट को मानते हैं उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि जिस टाइमलाइन पे अफ्रीका में इंसानों का ट्रेस मिला है उस टाइमलाइन पे बाकी की जगह कुछ भी नहीं था। मतलब एशिया, यूरोप, अमेरिका, किसी भी कॉन्टिनेंट में कुछ भी नहीं था। द ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स वर फर्स्ट फाउंड इन अफ्रीका। तो वहीं से लोगों ने क्या होना शुरू किया है, स्कैटर होना शुरू किया है। तो हिस्टोरियंस का पूरा एक ग्रुप इस बात पे डिबेट करता है कि वी ऑल आर अफ्रीकन ऑरिजिन्स, राइट, और एक पूरा ये मानता है कि नहीं वी ऑल एग्जिस्टेड एंड देन वी हैव स्टार्टेड डूइंग। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, हमने नेचर से ड्राइंग करना सीखा, लड़ना सीखा, प्रोटेक्शन सीखा, पूरी कम्युनिटी को बनाना सीखा। ये चीज़ आपको पढ़ाई गई है चैप्टर नंबर 1 में, जो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, कि हाउ डिड ह्यूमन बींग्स केम इनटू इवोल्यूशन। तो जब हमने इवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ी तो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन निकला, एप। कि हमारे अंदर भी 206 बोन्स हैं, सिमिलर नंबर ऑफ बोन्स हमको एप्स के अंदर मिली। हम सीधे खड़े होकर चलते हैं, वो भी सीधे खड़े होकर चलते हैं दो पैरों पे। हमारी बहुत सारी आदतें उनके जैसे मिलती जुलती हैं। कम्युनिटी में जैसे वो रहते हैं वैसे कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं। खाने पीने की काफ़ी सारी आदतें मंकीज़ की और हमारी सेम मिलती हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि ऐसे आके हमने अपने आप को एंड किया। हाउ डिड वी स्टार्टेड सिंगिंग, हाउ डिड वी स्टार्टेड मेकिंग द क्ले पॉट्स, हमने कैसे बनाया, फायर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। यहाँ पे आके आपका ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 1। यहाँ से फिर आता है हाउ डिड दी राइटिंग स्पेसिफिकली स्टार्टेड। सी, वन रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस in the history of the world was the evolution of fire. From there we started totally differentiating between we people and between the birds and animals. हमने पूरा अपना डिफरेंस करना सीख लिया, और फायर को हमने मोर देन फॉर आवर यूसेज हमने उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करा। मतलब एक समय पे जिस नेचर से हमने सबको चलना सीखा, एक समय पे आके हम उसी नेचर को क्या करने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे, राइट। अब वहाँ पे बात आई कि सेकेंड रिवॉल्यूशन स्टार्टेड व्हेन, how did we came to know कि these all things existed. The second revolution came in world history when people started with the writing, and when people started dividing themselves into the upper and the middle class and the lower class, that which gave the emergence to the cities. So this can be traced from as back from the Mesopotamian civilization. इसका first trace जो writing का first trace है, the first city is known as Babylonia. बेबीलोनिया के दो इंपॉर्टेंस है, एक तो बेबीलोनिया हमारी पहला शहर भी माना जाता है, दूसरा बेबीलोनिया सिटी ऑफ कॉमर्स भी माना जाता है। मतलब ऐसा कहते हैं ट्रेड के जो भी पहले ट्रेसेस मिले थे ना, जब हम कॉमर्स में पढ़ाते हैं तो कॉमर्स में भी बेबीलोनिया हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि हमें जो ट्रेड का पहला ट्रेस मिला ना कि अकाउंट्स किसने पहले परफॉर्म किए, वो भी बेबीलोनिया में ही पहले ट्रेस मिले। क्यों? क्योंकि राइटिंग सबसे पहले बेबीलोनिया से शुरू हुई है। दैट इज वाई बेबीलोनिया ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। दो टुडे इट इज़ वेरी स्मॉल सिटी, बट आज की डेट में भी उसका वर्ल्ड की हिस्ट्री में से इंपॉर्टेंस हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि फ्रॉम वेयर द सिटी लाइफ बिगेन फ्रॉम Mesopotamia, right, and the land between the Euphrates and the Tigris rivers that is now a part of the Republic of Iraq. तो पहला सिटी कौन है हमारा? मेसोपोटामिया है। नाउ व्हेन एनीथिंग इज एनक्लोज्ड बाय दिस स्टार, the description is given here. The name Mesopotamia is derived from the Greek word mesos meaning middle and potamus meaning river. तो जो river के middle में है वो मेसोपोटामिया। तो अब कैसे याद रहेगा मेसोपोटामिया कहाँ लोकेटेड है? दो रिवर के बीच में, क्योंकि मेसो मीन्स जो बीच में है, मिडिल में, और पोटामस मतलब रिवर। तो रिवर के मिडिल में जो है वो मेसोपोटामिया। तो ऐसे करके अब ये मेसोपोटामिया वर्ड कहाँ से आया? इज इट अ इंग्लिश वर्ड? नो, इट इज़ अ सुमेरियन वर्ड। जो लैंग्वेज सबसे पहले वहाँ पे चलती थी, सुमेरियन एंड अकैडियन। तो ये वहाँ से हमने निकाला कि पोटामस मीन्स रिवर। हमने सबको अब ट्रांसलेट करना सीख लिया। सिर्फ कौन सी लैंग्वेज हम अभी तक ट्रांसलेट नहीं कर पाए? खरोष्ती। खरोष्ती है जिसको अभी तक हम क्या नहीं कर पाए हैं? ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, मतलब उसके प्रॉपर इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अगर खरोष्ती के इंस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं तो शायद ये प्रूफ हो जाए कि हिंदू सबसे पुराने हैं। मतलब ये जो अभी बाकी के लोगों ने तो ये प्रूफ कर दिया है कि कौन सबसे पुराने हैं। अब अगर खरोष्ती जो लैंग्वेज मिली है वो खरोष्ती लैंग्वेज अगर ट्रांसलेट होती है तो हिस्ट्री के और पहलू अभी खुलेंगे। मतलब अभी तक हम पूरी हिस्ट्री को तो जान ही नहीं पाए हैं कि रियलिटी क्या है, कि ये है। जैसे वो अफ्रीकन और इसके ऊपर जो डिबेट चल रही है, वो डिबेट अभी भी कंटिन्यू है। मतलब डूइंग योर PhD यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द डिबेट कि वेदर वी आर अफ्रीकन्स और वेदर वी आर दी ऑरिजिन्स ऑफ द अदर कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो इस पे प्रूफ अभी भी बाकी है, तो ये स्कोप अभी भी बाकी है। चल रहा है ना कि हम अफ्रीकन्स नहीं, अभी ये प्रूफ तो शुरू भी नहीं हुआ है कि हम हैं क्या। नहीं है, हिस्ट्री की वर्ल्ड में ये डिस्कशन है। एज अ कॉमन मैन ये तो किसी के, मतलब आप एक इंजीनियर से जाके पूछोगे इंसान कहाँ से है? बंदरों से। उसका एक ही जवाब है, उसे अफ्रीका और अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। तो if we are not Africans then we are from the other continent, we are Indians only. We are the we can say we are the inhabitants of the Indus civilization only. So yet the debate is going on. The debate is not closed yet. And recently in the last year, one very good miracle, 2 minutes are remaining. Very good thing we have come to know is that कि हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो फॉसिल्स का स्कल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा जितना हमने वेदों में पढ़ा है, और उसके ट्रेस हमें इंडिया में मिले हैं। वो 2 स्कल हमें मिले हैं जिनके पैर इतने बड़े बड़े हैं। तो वो अब एक हिस्ट्री में नया क्वेश्चन आ गया, यार हड़प्पा के मानव हैं या कहाँ के हैं? क्योंकि पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें इतना लेट क्यों हो रहा है? हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि वो लोग गए कहाँ। उनके फॉसिल्स भी नहीं मिल रहे हैं हमें, कि वो लोग क्या पहनते थे, उनका क्या सिस्टम था, कुछ भी चीज़ हमें अभी तक यहाँ पे पता नहीं है, राइट। तो इस सेशन को हम क्या करेंगे? कल कंटिन्यू करेंगे विद द सेम कि हाउ डिड वी केम टू द मेसोपोटामिया एंड हाउ डिड द रिवर द सिटी बेबीलोनिया केम टू बी नोन विद द थिंग्स। थैंक यू सो मच।